साथ महेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं JTV हलचल। सबसे पहले हम बधाई देंगे क्षेत्र के विधायक माधव मारू को, फेम इंडिया जिसने देश के करीब 4000 विधायकों का चयन उसमें किया और उसमें जो सिलेक्ट हुए उसमें से माधव मारू को भी स्थान मिला, यानी कि मध्य प्रदेश में 4 विधायकों को स्थान मिला, 3 बीजेपी के और 1 कांग्रेस के। उसमें मनासा का सौभाग्य है और मनासा के विधायक माधव मारू भी इसमें चयनित हुए, एक जिम्मेदार विधायक के रूप में उनका चयन हुआ, एक टाइटल उनको जो मिला है। JTV उनको बधाई और शुभकामनाएं देता है। ऐसे जागरूक विधायक इस क्षेत्र के पहली बार वो विधायक बने और पहली बार टाइटल उनको मिला जिम्मेदार विधायक का। हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारी माधव मारू से चर्चा हुई, जो उनको टाइटल मिला जिम्मेदार विधायक का फेम इंडिया के माध्यम से। क्या कहते हैं माधव मारू इसको लेकर? माधव भाई, आप पहली बार के MLA बने और एक जिम्मेदार विधायक का टाइटल आपको मिला फेम इंडिया में, किस तरीके से आपने अचीवमेंट किया? कोई भी उपलब्धि अपने सहयोगियों के बिना अधूरी है, अपने संगठन के बिना अधूरी है। क्योंकि उपलब्धि सेनापति की भले ही हो, लेकिन सब लोगों का सहयोग होगा तो उपलब्धि मिलेगी। मेरी इस उपलब्धि को मैं मानता हूं कि इसमें देश के प्रधानमंत्री जी का भी हाथ, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हाथ, मेरे संगठन के जो मेरे वरिष्ठ लोग हैं, जिले के संगठन के लोग, क्षेत्रीय संगठन, हमारा स्थानीय संगठन और हमारे कार्यकर्ता। इसके साथ में मैं मीडिया को भी इसका श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने भी समय रहते हुए मुझे हर बात पर आगाह किया और मैंने सक्रियता से उन कामों को हल करने की कोशिश की। सभी का सहयोग था, इसलिए आज इस स्तर पर ये आकलन हुआ कि फेम इंडिया ने मुझे एक जिम्मेदार विधायक माना। उनके सर्वे में मैं एक जिम्मेदार विधायक के रूप में आया। निश्चित रूप से मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा फेम इंडिया का भी, कि उन्होंने पहली बार के विधायक को उसके 1.5 साल के कार्यकाल को लेकर जो आकलन किया, निश्चित रूप से मैं उनका आभारी हूँ। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, हमारे नेतृत्व का, प्रदेश के राष्ट्रीय नेतृत्व का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से मेरी बात को समझ के हर बार मुझे सहयोग दिया। क्योंकि आज मैं नया विधायक था और मेरी प्रदेश के नेताओं ने और देश के नेताओं ने बराबर सुनी, मेरी बात पर उन्होंने ध्यान दिया। ये नहीं माना कि ये पहली बार का विधायक है, मेरी हर बात को उन्होंने ध्यान से सुना और मेरा हल किया। इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं जो भी कर सकता था। और फिर विशेष बात यह है कि मेरे अंदर सबसे अच्छा गुण ये है कि मैं कभी आम आदमी में फ़र्क नहीं करता, छोटे बड़े में फ़र्क नहीं करता। ये भी एक कारण रहा कि मैं लोगों का काम बड़ी आसानी से कर लेता हूँ और लोगों के लिए सुलभ भी हूँ। केंद्र की एक नई नीति आई है, नई शिक्षा नीति। इस नई शिक्षा नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला के पूर्व महामंत्री महेंद्र भटनागर से हमारी चर्चा हुई और साथ में माधव मारू से भी चर्चा हुई। जो नई नीति आई है शिक्षा नीति, इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट क्या होगा, किस प्रकार से ये नीति होगी और बच्चों का भविष्य कैसे इसमें सुधरेगा, इस पर क्या कहा महेंद्र भटनागर और विधायक माधव मारू ने। 29 साल बाद केंद्र की सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है, इस पर क्या असर उस पर देश पे पड़ेगा शिक्षा नीति से, क्या मानते हैं आप इसको? किसी ने तो विचार किया और उसको अमल में लाए। जो शिक्षा नीति में हम परिवर्तन कई वर्षों पूर्व हो जाना था, वो आज जाके हुआ है और इसके दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से हमारे देश के लिए बहुत अच्छे होंगे। जो सही शिक्षा नीति आ रही है उससे सही मायने में जो शिक्षा का उपयोग होना चाहिए वो हो पाएगा। अभी तक जो शिक्षा मिलती थी केवल किताबी ज्ञान होता था, व्यवहार में कुछ नहीं हो पाता। तो जो शिक्षा दी जाए उसका उपयोग भी तो हो। तो इस मान से शिक्षा में जो परिवर्तन हुआ है निश्चित रूप से हमारे देश के लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से जो सपना माननीय मोदी जी ने देखा है कि हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो, तो उसके लिए बहुत बड़ी सहायक शिक्षा नीति होगी। थैंक यू सर। आप विधायक हैं और शिक्षा नीति केंद्र ने नई बनाई, वो 34 साल बाद आप किस नज़र से देख रहे हैं सर? हमारी शिक्षा नीति
अंग्रेजों से प्रभावित रही है हमेशा। जो उस समय अंग्रेजों ने शिक्षा नीति बनाई थी उसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन कभी नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ कार्यालयों के लिए बाबू पैदा किए। उन्होंने कभी इस देश के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा नीति नहीं बनाई, इस देश की परिस्थिति के अनुसार शिक्षा नीति नहीं बनाई, क्योंकि हमें अपने परिप्रेक्ष्य में हमारी शिक्षा नीति चाहिए थी। और इसलिए माननीय मोदी जी ने एक पूरी आमूलचूल परिवर्तन करते हुए हमारी परिस्थितियों में जो शिक्षा नीति लागू होना चाहिए उसके अनुरूप ने शिक्षा नीति बनाई। क्या बेनिफिट होना है इससे? निश्चित रूप से उनका जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, उस दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। बाकी और क्या बेनिफिट आप मानते हैं इसको लेकर? ये तो क्या ठीक है, जब आत्मनिर्भर भारत होगा तो निश्चित रूप से सारी परिस्थितियां बदलेगी, तो वो सोच बदलेगा। अभी तक हमें कुछ तो भी पढ़ाया जाता रहा है, वो इतिहास को हमारे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता रहा है। हमारा इतिहास सही मायने में लोगों तक पहुंचेगा, सही मायने में बच्चों तक पहुंचेगा। हम अपने इतिहास से अगर सीख लेंगे तो निश्चित रूप से इस देश के प्रति हमारा आत्मगौरव बढ़ेगा, हमारा आत्मसम्मान बढ़ेगा और देश के प्रति प्रेम बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से इस देश का भला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक ऐसी जगह दिखाते हैं, पर्यटन स्थल उसको कहा जा सकता है, भरनादो झरनेश्वर महादेव, जो चौकड़ी से करीब 5 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत में, वहाँ का जो दृश्य हम आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी दशरथ नागदा वहाँ पर पहुँचे थे, कवरेज उन्होंने वहाँ पर किया। एक पूरी पिक्चर हम आपको दिखाते हैं झरनेश्वर महादेव की, वॉइस ऑफ एमपी के सौजन्य से। नीमच जिला मुख्यालय से करीबन 65 किलोमीटर एवं मनासा तहसील से 35 किलोमीटर दूरी पर अति प्राचीन प्राकृतिक स्थल है, जो कि अरावली पर्वतों की श्रृंखला के बीच में हॉलकई स्टेट के चयनित 3 झरनों में से एक झरिया महादेव के नाम से प्रसिद्ध स्थल है, जो कि भगवान चारभुजानाथ की प्रकट स्थली होकर पर्वतों के चट्टानों के बीच बने झरनिया महादेव का दर्शनीय स्थल होने के साथ ही पर्यटकों के लिए एक रमणीय स्थल भी है। यहाँ पर 12 माह चट्टानों से झरने बहते रहते हैं एवं 12 माह पानी का एक कुंड भी भरा रहता है। चारों ओर हरियालियों के साथ में प्राकृतिक छटाओं के बीच बसे होने से अति मनमोहक लगता है। उक्त स्थल चौकड़ी ग्राम पंचायत से लगा होने के साथ ही कंजाड़ा चौकड़ी आसपास के गांव के लोगों ने दर्शकों व पर्यटकों की सुविधाओं के लिए जन सहयोग से पूरे मैदान का समतलीकरण करवाकर उक्त महादेव मंदिर के समीप ही एक प्रतीक्षालय बनवा रखा है एवं कुंड तक पहुंचने के लिए पक्की सीढ़ियों का निर्माण करवाकर यात्रियों के लिए सुविधाएं भी दी गई हैं। हाँ, मैं बालूराम बंधु, अध्यक्ष झरनेश्वर जाडागो विकास समिति चौकड़ी। हमें यहाँ पे जो है शासन से लाइट और रोड की मांग करते हैं, कृपया ध्यान देके हमें हमारी समस्या से निजात दें। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही सुनहरी जगह है, सुंदर, बिल्कुल प्रकृति का शुद्ध वातावरण है यहाँ पर और झरनेश्वर महादेव के भी दर्शन हुए यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लगा, सभी पूरे परिवार सहित आए हैं, बहुत ही अच्छा आनंद आया यहाँ पे। पहले आए थे कभी? नहीं, पहली बार आए हैं, पहली बार आए हैं और बहुत ही आनंद का महसूस हो रहा है। हम नीमच से आए हैं और हमें यहाँ प्राकृतिक वातावरण बहुत अच्छा लगा और यहाँ महादेव जी के दर्शन भी हुए और झरना यहाँ का बहुत अच्छा है और बच्चों ने स्नान किया झरने में और उन्हें बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पहली बार ही आए हैं और यहाँ का प्राकृतिक वातावरण बहुत अच्छा है। जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर झरनेश्वर महादेव भलडादो के नाम से अति प्राचीन स्थल है। इसे शासन पर्यटन स्थल घोषित कर दे तो यहाँ आसपास के लोगों के लिए पर्यटन के हिसाब से बहुत अच्छा स्थान रहेगा। यहाँ बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं। आज हमें यहाँ घूमने के हिसाब से आए थे तो यहाँ पर बहुत सारी कमियाँ नज़र आई, जिसमें सबसे मुख्य सड़क की मांग शासन से पूरे झरनेश्वर महादेव समिति की ओर से करते हैं। हम यहाँ पर पहली बार आए हैं, दूर दूर से इस जगह के बारे में हमने बहुत सुना है। यहाँ पे झरनेश्वर महादेव है, शिव जी का बहुत ही अच्छा स्थान है। यहाँ पर आपको झरना देखने को मिलेगा, बहुत ही प्राकृतिक सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। ये जगह आपकी देखने के लिए बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर देखने के लिए अलग ही अलग हमें शहर से दूर अच्छा प्राकृतिक वातावरण मिल रहा है, शांत सुंदर। और यहाँ पर जो प्रकृति की जो ध्वनि है, आवाज़ है, वो बहुत ही अच्छी है, जिसमें हम शहर की जो टेंशन भरी ज़िंदगी से दूर रह करके यहाँ पे अपने शांतिनुमा ज़िंदगी थोड़े समय के लिए हम बिता सकते हैं। नीमच जिले के कुकड़ेश्वर से दशरथ नागदा की रिपोर्ट।
नीमच की और भी खबरें वॉइस ऑफ एमपी के सौजन्य से आप तक हम शेयर कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दिव्या अग्रवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं वॉइस ऑफ एमपी की न्यूज रूम में, जहां पर हम आपको हर एक खबर से अवगत करवाते हैं। इस वक्त की जो खबर है वो राजस्थान के जयपुर से है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को राजस्थान के कई शहरों में जमकर बादल बरसे हैं। वहीं राजधानी जयपुर में भी काफी मूसलाधार बारिश हुई है। वहीं पूरा शहर थमसा भी गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हालात अभी गुलाबी नगरी के हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जयपुर देश के हालात बद से बदतर होने लग गए हैं। जो जहां था वह वहीं पर ही ठहर गया है। यातायात पूरी तरह से ठप हो गए हैं। लोग पानी में फंस भी रहे हैं। जयपुर में पहले गुरुवार को बारिश का एक दौर चला, जिसके के बाद में अल सुबह होते होते जयपुर में बारिश का दौर चलता रहा। वहीं करीब 9:30 बजे काफी मूसलाधार बारिश हुई और करीब 10 बजे पूरे शहर में काफी तेज बारिश हो चुकी थी। वहीं आपको बता दें कि बारिश इतनी खतरनाक हुई है, जिसके बाद में काफी जो वाहन है वे पानी में धंस के रह गए हैं। वहीं कई शहर के कई अंदरूनी हिस्से हैं जहाँ पर जल भराव की स्थिति भी हो गई है। आप देख सकते हैं कि बारिश के परवान चढ़ते ही शहर में जगह जगह जल भराव की समस्या आने लग गई। शहर के अंदरूनी हिस्सों में भी जल भराव का स्तर बढ़ते ही वाहन भी पानी में डूबने लगे हैं और पूरा शहर थमने भी लग गया है। वहीं मूसलाधार बारिश से पूरे शहर में बद से बदतर हालात हो चुके हैं। आपको बता दें कि सभी जगहों पे यानी गलियां बस्तियां सभी जगह पे जो पानी है जल भराव की स्थिति हो गई है। वहीं पूरा शहर थमसा भी गए हैं। आपको बता दें कि जो जहां था वो वहीं पे रह गए। वहीं वाहन जो कि पानी में लबालब हो गए हैं और जल के अंदर जलमग्न हो गए हैं। आपको बता दें कि जयपुर के पूरे हालात अभी बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली रोड पर राजमार्ग पे एक पहाड़ी वाली चट्टान है जो कि मतलब वो भी ढह गई थी, यानी कि गिरते गिरते वो बच गई। आपको बता दें कि गनीमत रही कि वहां पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, यानी कि कोई भी ऐसी स्थिति नहीं थी, वरना काफी नुकसान भी हो सकता था। वहीं आज मौसम विभाग ने प्रदेश के 3 जिलों अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। वहीं जयपुर समेत 20 जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया था। वहीं 4 जिलों में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया था। आपको बता दें कि जयपुर की जो स्थिति है, वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार करीब 2:30 बजे तक मूसलाधार बारिश की संभावनाएं भी जताई जा रही थी, जिसके बाद में करीब जयपुर में अल सुबह से ही काफी मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ और करीब 10 बजे तक ये मूसलाधार बारिश चलती रही है। वहीं इस पूरी बारिश के चलते पूरे शहर जो है थम से गए हैं। काफी वाहन जो है वो मतलब जलमग्न भी हो गए हैं। तो ये था अब तक का सबसे बड़ा अपडेट। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी न्यूज पर और लगातार देखते रहिए वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। धन्यवाद। नीमच संकल्प पर्यावरण मित्र संस्थान नीमच द्वारा आज जिला कलेक्टर कार्यालय में पर्यावरण बचाने को लेकर ज्ञापन दिया गया है। संस्था के लोगों ने बताया है कि नियमित रूप से जिले सहित शहर में कई स्थानों पर पर्यावरण की रक्षा के लिए छायादार फलदार पौधे रोपित कर उनकी सुरक्षा का दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन संस्था समय समय पर अवैध रूप से हरे भरे पौधों की रक्षा हेतु उनकी अवैध कटाई करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु जिला पुलिस व नगर पालिका को अवगत कराती चली आ रही है। पूर्व में भी कई स्थानों पर शहर में हरे भरे पौधों की व पेड़ों की कटाई होने से कार्रवाई हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन अवैध कटाई करने वालों के विरुद्ध आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। पर्यावरण की रक्षा हेतु हरे भरे नीम के पेड़ के अवैध कटाई करने वालों के एवं पूर्व में भी काटे गए अवैध तरीके से पेड़ काटने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
महोदय को संकल्प पर्यावरण संस्था के सभी हमारे पदाधिकारी एक ज्ञापन लेके आए हैं। ज्ञापन इसलिए लेके आए हैं कि देखा जा रहा है कई समय से, पिछले 5 सालों से संस्था पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही है, पौधे लगा रही है, पौधों की सुरक्षा कर रही है, उनको पौधों को पेड़ बनाकर अपना दायित्व निभा रही है। लेकिन शहर में इन हरे भरे पेड़ पौधों की जिस तरह से बेरहमी से अवैध तरीके से कटाई हो रही है, उसको लेकर संस्था के पदाधिकारियों में आक्रोश है। पहले भी कारजू मार्केट में, जवाहर नगर में, वहाँ पे जो मंदिर है साईं मंदिर, उसमें डॉक्टर सिस्टर नर्सिंग होम के सामने, टेलीफोन एक्सचेंज के रोड पे जाने वाले रोड पर और भी कई स्थानों पर पेड़ की जो कटाई होती है, और संस्था के सदस्य कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से और फॉरेस्ट में सीएमओ से जाके मिलते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। इस कार्रवाई नहीं होने का ये परिणाम है कि कल 13 अगस्त को प्रातःकाल स्कीम नंबर 36 में स्प्रिंगवुड स्कूल की ओर जाने वाले रोड पर शासकीय भूमि पर शेखावत हॉस्पिटल के सामने 20-25 साल पुराना नीम का पेड़ जो पर्यावरण की का शोभा बढ़ा रहा था, आसपास के रहवासियों को शुद्ध हवा दे रहा था, और उस पेड़ को ऐसे समय काटा कि लोगों को पता नहीं लगने दिया, और उसको काट के जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली से जड़ समेत गायब कर दिया गया। उसके भी फोटोग्राफ लिए हैं, और वो फोटोग्राफ और पेड़ को, हरे पेड़ को और नष्ट किए हुए स्थान को, पेड़ पौधे की जो जहाँ खड़ा था स्पॉट, प्रमाण के लिए ज्ञापन के साथ लगा रहे हैं। और पहले भी हमने ज्ञापन दिए कलेक्टर साहब को, जिसकी हमने समय समय रिपोर्ट करी है और थाने में भी एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन किसी के विरुद्ध कुछ कार्रवाई नहीं हुई। नीमा से दीपक खतावे की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के चलते लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक करने सहित प्रशासन को सहयोग के लिए शहर में वार्ड स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। नगर पालिका क्षेत्र के 40 वार्ड में समितियों का गठन करते हुए 5 सदस्य व सदस्यों को शामिल भी किया गया है। उनको प्रशिक्षण दिया गया। प्रशासन द्वारा वार्ड स्तर पर गठित समिति व सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए दशहरा मैदान स्थित टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में एसडीएम, तहसीलदार, नगर पालिका सीएमओ मौजूद भी थे, जिन्होंने सदस्यों को कोरोना संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए किस प्रकार लोगों को जागरूक कर प्रशासन की मदद करने के बारे में बताया भी गया है। दरअसल कोविड के दौरान ये महसूस किया गया कि प्रशासनिक स्तर पर जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं वो तो ठीक हैं, उसके साथ साथ हमें जनता को भी जोड़ना पड़ेगा इससे, ताकि ये जन अभियान बन सके। इसके लिए सबसे पहले हर वार्ड में 5 सदस्यों की एक दल गठित किया गया है, जिसको वार्ड समिति कहा गया है। ये वार्ड समितियों का कल हम लोगों ने प्रबोधन कार्यक्रम भी किया है टाउन हॉल में, वहाँ जहाँ उनको इस बात की जानकारी दी गई कि कोरोना किस तरह से फैलता है, उससे संक्रमण किस किस तरह से होता है, क्या क्या खतरे होते हैं, और साथ में उसकी सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या करना है। मास्क को सही तरीके से किस तरह पहनना है, मास्क उपयोग करना है, किसी सतह को स्पर्श करें तो साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइज करें, इन सब बातों की जानकारी दी गई। साथ में ऐसे लोगों के जिनको होम क्वारंटाइन में रहने की अनुमति दी गई है, जो पॉजिटिव पेशेंट है पर उनको होम क्वारंटाइन की अनुमति दी गई है, तो उनको भी वो मॉनिटर करते रहें, देखते रहें, ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। सभी वार्डों में 40 वार्डों में टीमें गठित हो गई हैं, वो काम कर रही हैं। नीमा से दीपक खताविया की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, इस अवसर पर क्षेत्रवासी, प्रदेशवासी, मेरे देशवासियों को जेटीवी परिवार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता है। इस बधाई के क्रम में मनासा के एसडीएम मनीष जैन, मनासा के तहसीलदार महोदया रश्मि ध्रुवे, मनासा के उप वन मंडल अधिकारी एसके अटोदे और अशोक गुलाटी, दीपक गहलोत, रमेश मुंदड़ा, सभी ने बधाई आपको प्रेषित की है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को। नमस्कार सभी जेटीवी के दर्शकों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, इन्हीं आशाओं के साथ 15 अगस्त की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं अपने क्षेत्रवासियों को, जिले के वासियों को
देशवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि हम सब एक बार फिर संकल्प लें इस देश की सेवा का, इस राष्ट्र की सेवा का। सभी विवादों से ऊपर उठकर, जाति समाज से ऊपर उठकर हम सबका कर्तव्य है कि हम सबसे पहले देश के हित की बात करें। तो निश्चित रूप से ये 15 अगस्त हमारे लिए बड़ा सफल साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर मेरे क्षेत्रवासी, देशवासी, प्रदेशवासी, नगरवासी सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आओ इस पर्व को खुशहाली के साथ मनाएं। जय हिंद, जय भारत। सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना के इस संक्रमण काल में सभी लोग अपने अपने घर पर रहकर स्वतंत्रता दिवस मनाएं। यह भारतीय वीर सपूतों का त्यौहार है जिन्होंने अपने जान का बलिदान दिया। बलिदान की सार्थकता इसी में रहेगी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने देश प्रेम की अलख को अपने अंदर जगाए रहे। साथ में ही हर एक कार्य ऐसा करे जिससे देश की उन्नति हो, देश की प्रतिष्ठा गरिमा में वृद्धि हो। सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से पुनः 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी नगरवासियों को मेरी तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए हम सब यह प्रण लें, वर्ष 2020 हमारे लिए त्रासदी भरा वर्ष रहा है। कोरोना की महामारी के साथ साथ संपूर्ण देश में बेरोजगारी थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी परिस्थिति में सब देशवासियों का दायित्व बन जाता है कि हम सब इसका मिलकर आपस में ईमानदारी से मुकाबला करें, युवाओं को रोजगार मिले, ऐसा प्रयास करें और कोरोना की महामारी से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास करें। दलगत राजनीति से उठकर एक दूसरे के सहयोग से ही इस बीमारी पर हम काबू पा सकते हैं। पुनः सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मनासा नगर के समस्त जनता, विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों को 73वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस जो मना रहा है उसके साथ साथ एक कोरोना महामारी को भी देश की जनता झेल रही है। तो आप सबसे इसके साथ साथ निवेदन है कि आप स्वतंत्रता दिवस मनावें। उसके साथ साथ शासन के जो निर्देश है सोशल डिस्टेंसिंग का कम से कम भीड़ इकट्ठी करें, दूरी बनाए रखें और इस कोरोना महामारी को स्वतंत्रता के साथ साथ इस कोरोना महामारी से भी आप स्वतंत्र हो, ऐसी मेरी आप आशा है। आप सभी का भविष्य उज्ज्वल हो। धन्यवाद। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर क्षेत्रवासी सभी बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। वन विभाग द्वारा वैसे भी पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है। मैं सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध करता हूं कि अपने जीवन काल में एक वृक्ष अवश्य लगाएं और उसको संरक्षण करें और प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करें। कोरोना काल में बचाव के साथ साथ प्रकृति का भी संरक्षण करें और सबको शुभकामनाएं। किशोर जी, कोरोना महामारी जिस तरह से फैल रही है, कुछ संदेश आप दर्शकों को देंगे? नगर की जनता से मेरा यही निवेदन है कि सभी कहीं भी जाए, घर में बैठे, दुकान में बैठे, ऑफिस में बैठे, तो अपने चेहरे पर मास्क लगाएं और पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना महामारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, कृपया इससे बच के रहे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पूर्ण रूप से उपयोग करें। मनासा नगर एवं आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्र, कुकड़ेश्वर, मनासा, आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्र के दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप किसी भी कंपनी का पुराना सेटअप बॉक्स लाइए और JTV का नया सेटअप बॉक्स बिल्कुल फ्री पाइए। 1 महीना फुल रिचार्ज के साथ जल्दी कीजिए, सेटअप बॉक्स JTV का लगवाइए। धन्यवाद। और अंत में दोस्तों आपको एक सूचना हम देना चाहते हैं, यदि आपके पास किसी भी कंपनी का सेटअप बॉक्स लगा हुआ है और आप JTV से जुड़ना चाहते हैं तो देर मत कीजिए। आपका जो सेटअप बॉक्स है किसी दूसरी कंपनी का, उसको JTV ऑफिस पर जमा करवा दीजिए
वहां से नया सेटअप बॉक्स आप लेंगे, वो भी मुफ्त, और साथ में 1 माह का रिचार्ज भी मुफ्त। ये बात हुई हमारी आज किशोर जोलानिया जो जे टीवी के ऑपरेटर हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि 1 माह का मुफ्त रिचार्ज, नया सेटअप बॉक्स, तुरंत सेवा, सिर्फ जे टीवी नेटवर्क पर।